दोस्तों ये हमारा दृष्टि एनसीईआरटी का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थशास्त्र की बुक है। यहाँ पे एनसीईआरटी का, और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा कक्षा 8 से 12 तक की एनसीईआरटी का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। यहाँ पे आपको जो भी यूपीएससी के रिक्वायर है एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से, वो सारे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बनता है वो सारा चीज़ इस बुक में कवर है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें आपको सारा बुक का श्रृंखला मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको दृष्टि पब्लिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीज़ है डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इस बुक के बारे में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस साइड में आपको बुक का प्राइस मिल जाएगा, इसका भी 150 रुपये प्राइस है। और यहाँ पे आपको अनुक्रमण यानी कि पाठ्यक्रम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्षा 8 से है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 3 है। और यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों से मिल जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आज फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लास 8 का यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 1 है भारतीय संविधान। अभी इस चैप्टर में हमें यहाँ तक पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता की समझ। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमें यहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। दूसरा है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। उसके बाद आपका जो आंसर है वो है उत्तर बी। यहाँ पे लिखा है केवल 2। यहाँ पे व्याख्या सहित आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। यहाँ पे उदाहरण चीन, उसके बाद वेनेजुएला आदि। अतः एक कथन एक गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके अनुसार जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। अतः केवल विकल्प 2 सही है। उसके बाद जो आपका आंसर क्वेश्चन 2 है उसमें लिखा है संविधान सभा के गठन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी है, सही है। व्याख्या सहित लिखा है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 के नवंबर में 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। अतः दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पे आप तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो पहला है यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा है संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यहाँ पे केवल ए है, केवल ए में केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और दोनों, डी न तो 1 न ही 2। उसके बाद यहाँ पे आंसर आपका व्याख्या सहित लिखा हुआ है भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यक को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। बहुसंख्यकों को निरंकुशता का दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान ना कर पाए। भारत एक संघीय देश है। यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 4 है सरकारों के अंग में शामिल है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है नगरपालिका। उसके बाद जो आपका आंसर है यहाँ पे लिखा है व्याख्या। उसके बाद यहाँ पे विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखने। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। अतः कथन 1, 2 और तथा 3 सही है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 5वां क्वेश्चन है इसमें लिखा है संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे?
पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सातवां है संपत्ति का अधिकार। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कोट एक, यहाँ पे केवल इस ऑप्शन में कौन से आपका आंसर सही है ये यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर डी सही है। व्याख्या, संविधान लागू होने के समय उपर्युक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो आपका आंसर है यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा और इसको सुमेलित करने के लिए जो आपका आंसर है ये है बी आपका सही है, 1 4 3 2। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या भी मिल जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान को हस्तालिखित करने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हमने कवर कर दिया है और यहाँ पे जो हमारा सेकंड चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का जो ये बुक है NCERT का, इसको हमने कवर किया। आज हमारा फर्स्ट डे था और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया और हम नेक्स्ट डे में हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। सो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।